क्या कॉकरोच जनता पार्टी पर सीबीआई का एक्शन होने वाला है? सुप्रीम कोर्ट में सीजेपी के खिलाफ क्या कार्रवाई की मांग हुई है? और सीजेआई सूर्यकांत ने ये क्यों कहा, डू नॉट टेक इट सो सेंटिमेंटली? सवाल ये भी कि कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर लगातार पॉपुलर क्यों होती जा रही है? क्या ये महज मीम पॉलिटिक्स है या फिर बेरोजगारी, पेपर लीक और सिस्टम से बढ़ती नाराजगी का डिजिटल विस्फोट? और जब बीजेपी नेता सीजेपी को प्लान्ड ऑपरेशन बता रहे हैं तो फिर भीतर ही भीतर ये क्यों कह रहे हैं कि युवाओं की नाराजगी हल्के में नहीं ली जा सकती? सारे सवालों के जवाब जानेंगे। ये भी जानेंगे कि त्विषा शर्मा केस पे सुप्रीम कोर्ट से क्या नया आदेश आया। पेट्रोल डीजल की कीमतें 10 दिन में चौथी बार बढ़ी तो क्या दलीलें दी गई? और उत्तराखंड के मोहम्मद दीपक की रोजी रोटी पर अब क्या नया संकट आ गया है? सुप्रीम कोर्ट में किए गए कमेंट से जन्मी कॉकरोच जनता पार्टी का आज यानी 25 मई को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में ही जिक्र हुआ। पीआईएल्स का भी जिक्र हुआ। एक में सीधी मांग की गई कि सीजेपी से जुड़ी गतिविधियों की सीबीआई जांच हो। दूसरी में कहा गया कि कोर्टरूम में हुई बातचीत को कमर्शियल पर्पस के लिए ना इस्तेमाल किया जाए। वकील एनके गोस्वामी ने कहा कि सीजेआई की सफाई के बाद भी जुडिशरी को बदनाम करने के लिए एक बहुत गलत नरेटिव फैलाया जा। इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत बोले, डोंट टेक इट सो सेंटिमेंटली, यानी इसे इतना भावुक होकर मत लीजिए। इतना कहते हुए उनकी बेंच ने दोनों याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। जस्टिस का डोंट टेक इट सो सेंटिमेंटली कमेंट आज पूरे दिन खबरों में बना रहा। वजह साफ, क्योंकि उनके ही कमेंट के बाद सीजेपी बनी और बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर पॉपुलर होती चली गई। ताजा आंकड़ों के मुताबिक सीजेपी के इंस्टा अकाउंट पर 23 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं, भारत की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा। हालांकि सीजेपी का एक्स अकाउंट अभी भी भारत में बैन है। इधर सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। 22 मई को अभिजीत ने आरोप लगाए थे कि उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इंडियन एक्सप्रेस से हुई बातचीत में उन्होंने अपने परिवार के लिए चिंता जताई थी। इस बीच अपडेट ये भी आया कि अभिजीत के घर के बाहर 24 घंटे पुलिस तैनात कर दी। हालांकि डीसीपी पंकज अतुलकर ने बताया कि ये तैनाती किसी धमकी की शिकायत की वजह से नहीं, बल्कि भीड़ इकट्ठा होने से रोकने के लिए की गई है, क्योंकि सीजेपी इस वक्त सोशल मीडिया पर एक बड़ा ट्रेंड है। लेकिन बात सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है, फुल ऑन राजनीतिक बयानबाजी भी होने लगी है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि सीजेपी युवाओं की नाराजगी और गुस्से का परिणाम है। इतना जरूर है कि 2 करोड़ से ज्यादा लोग अगर किसी फेसबुक से या इंस्टा के प्रयास पेज से जुड़ जाए तो जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, जो व्यवस्था चला रहे हैं, ये उनके लिए चिंता का कारण है। वहीं बीजेपी नेता इसे प्लान्ड ऑपरेशन बता रहे हैं। सीजेपी के एक्स अकाउंट को बैन करने के लिए सरकार पहले ही राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दे चुकी है और अब इसी तर्ज पर बीजेपी नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। मसलन गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने भी 23 मई को सीजेपी के बारे में कुछ बयान दिए। बोले कि सीजेपी के जरिए एक गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है, सरकार को देखना चाहिए कि इसके पीछे कौन लोग हैं। हालांकि मीडिया के सामने आधिकारिक बयानबाजी से इतर बीजेपी के भीतर अलग अलग मंथन चल रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने सीजेपी की वायरलिटी को स्वीकारा है। टीवीके का उदाहरण देते हुए कहा कि सीजेपी के मुद्दे को सीधे कन्फ्रंटेशन की जगह केयर के साथ हैंडल करना चाहिए। बीजेपी के एक नेता ने इसकी तुलना अन्ना हजारे आंदोलन से भी की। हालांकि ये भी कहा कि सीजेपी सिर्फ सोशल मीडिया पर है, लेकिन बीजेपी के सहयोगी दल ज्यादा चिंता जता रहे हैं। मसलन तेलुगु देशम पार्टी के पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर लवु कृष्णा ने सीजेपी का हैंडल ब्लॉक करने पर चिंता जताई। बोले, युवा मेन स्ट्रीम मीडिया से शिफ्ट हो चुके हैं, यहाँ तक फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी नजर नहीं आते। अब नए प्लेटफॉर्म्स उनकी इंफॉर्मेशन का हिस्सा हैं। आज के युवा अलग अलग सोर्सेज से जानकारी इकट्ठा करते हैं। सीजेपी के एक्स हैंडल को ब्लॉक करने पर लवु ने कहा कि अगर ऐसे हैंडल्स को बाहर से इन्फ्लुएंस नहीं किया जा रहा है तो इन्हें सोशल मीडिया पर रहने देना चाहिए। बीजेपी के एक और सहयोगी दल के नेता ने कहा, आप इस देश के युवाओं को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। ये बात सच है कि सरकार चुटकी बजाकर मुद्दों से नहीं निपट सकती, लेकिन युवाओं की चिंता को खारिज नहीं किया जा सकता।
युवा साफ तौर पर नाखुश नजर आ रहे हैं। यानी सत्ताधारी पार्टी के नेता एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा और फेक नैरेटिव की बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ अपने सहयोगियों के साथ भीतर ही भीतर युवाओं की बेचैनी भी स्वीकार रहे हैं। इस बीच अन्ना हजारे का भी बयान आया। बोले, कॉकरोच जनता पार्टी नाम भले ही ठीक ना हो, लेकिन युवाओं की भावनाओं और उनकी ऊर्जा को समझना चाहिए। सरकार को उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। अन्ना हजारे के बयान का जिक्र इसलिए क्योंकि बार बार सीजेपी की तुलना अन्ना आंदोलन से की जा रही है। इसी तुलना के बीच एक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर अतुल कुलकर्णी ने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा है। जेनजी से अपील की है कि वो सीजेपी सिर्फ अन्ना मूवमेंट ना बनकर रह जाए। अन्ना आंदोलन के पीक के दौरान उन्होंने लोक सत्ता में एक लेख लिखा था, द सोर साइड ऑफ द मूवमेंट, यानी आंदोलन का कमजोर पक्ष। इस लेख की वजह से उन्हें कांग्रेस और भ्रष्टाचार का समर्थक कहा गया, जबकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्से को जायज ठहरा रहे थे, लेकिन साथ ही साथ अन्ना आंदोलन की कमियों को भी देख रहे थे। कुलकर्णी का कहना है कि सीजेपी उनके लिए डेजा वू मोमेंट है। एक तरफ युवाओं के गुस्से और मुद्दों के प्रति पूरी एम्पैथी है, दूसरी तरफ ये इच्छा है कि इससे कुछ ठोस और टिकाऊ निकले, जल्दबाजी में कुछ ऐसा ना हो जो बाद में टूट जाए। कुलकर्णी साफ कहते हैं कि वो सीजेपी की कमियां गिनाने नहीं बैठे हैं। अभी इतना समय भी नहीं बीता है कि इसकी कमियां ठीक से दिखें भी। उनका लेख बस एक वार्निंग है। कुलकर्णी एक जरूरी फर्क भी बताते हैं। फिलहाल सीजेपी किसी भी अर्थ में एक राजनीतिक पार्टी नहीं है। ना उसकी कोई लीगल स्टैंडिंग है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशनल ढांचा, ना ग्राउंड ऑपरेशन और ना ही ऐसा कोई फ्रेमवर्क जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए चाहिए। सीजेपी को बनाने वालों और उसे सपोर्ट करने वालों दोनों को समझना होगा कि ऑनलाइन नाम रख लेने से कोई पार्टी नहीं बनती है। कुलकर्णी का कहना है कि सीजेपी एक मूवमेंट तो है, लेकिन पूरी तरह से ऑनलाइन मूवमेंट। सवाल यह है कि इस वर्चुअल पॉलिटिकल एनर्जी को ग्राउंड एक्शन में कैसे बदला जाएगा। कुलकर्णी इसके लिए 2011 में इजिप्ट से शुरू हुए अरब स्प्रिंग का उदाहरण देते हैं। उस वक्त सोशल मीडिया के जरिए आंदोलन खड़ा हुआ। बाद में साफ भी हुआ कि सिर्फ ऑनलाइन मोबिलाइजेशन काफी नहीं होता। अगर संगठन, स्ट्रैटेजी और ग्राउंड स्ट्रैटेजी ना हो तो ऑनलाइन एनर्जी जमीन पर टिकाऊ बदलाव नहीं ला पाती। इसके उलट कुलकर्णी अमेरिका और ब्रिटेन के कुछ आंदोलनों का भी उदाहरण देते हैं, जहां सोशल मीडिया का इस्तेमाल हुआ और साथ में ग्राउंड वर्क भी। लोग सड़कों पर निकले, संगठन बने, रणनीति बनी, सफलता मिली। यानी कुलकर्णी का सीधा कहना है कि फॉलो बटन दबाना आसान है, रील शेयर करना आसान है, मीम बनाना आसान है, लेकिन आंदोलन को जमीन पर उतारना मुश्किल है। अगर सीजेपी सच में कुछ बदलाव चाहती है तो उसके फॉलोअर्स को विचार करना पड़ेगा। क्या वो सिर्फ ऑनलाइन सपोर्ट तक सीमित रहेंगे या जरूरत पड़ने पर सड़क पर उतरने, संगठन बनाने, रणनीति पर काम करने और परिणाम झेलने के लिए भी तैयार रहेंगे। कुलकर्णी यहाँ एक खतरे की भी बात करते हैं। सीजेपी ने राजनीतिक दलों को अलर्ट कर दिया है, अगर ये मूवमेंट सिर्फ ऑनलाइन रहा, जमीन पर नहीं उतरा, तो भविष्य में ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए सत्ता कड़े कदम उठा सकती है। कुलकर्णी का मानना है कि हर सोशल, कल्चर और इकोनॉमिक बैकग्राउंड के युवाओं को साथ आना होगा, एक इंक्लूसिव पॉलिटिकल सिस्टम बनाना होगा। सीजेपी से इसकी शुरुआत हो सकती है या नहीं, ये पूरी तरह से युवाओं के हाथ में है। ये तो रहे कॉकरोच पार्टी से जुड़े अपडेट्स। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा एक और जरूरी अपडेट आपको बता देते हैं। ये त्विषा शर्मा मामले से जुड़ा है। स्वतः संज्ञान लेते हुए 25 मई को कोर्ट ने सुनवाई की और कहा, सीबीआई तुरंत इस मामले की जांच संभाले। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि सीबीआई जल्द से जल्द ऐसा करेगी। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान इसलिए लिया क्योंकि त्विषा के केस में उनकी जो सास हैं वो एक रिटायर्ड जज हैं और पति वकील, इसलिए जुडिशरी पर फेयर ट्रायल ना होने देने के आरोप लग रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सीजेआई ने दोनों परिवारों को मीडिया के सामने बयानबाजी से बचने के लिए भी कहा। इधर एसजी मेहता बोले कि आरोपी पक्ष की तरफ से जांच में सहयोग नहीं मिल रहा है। 15 मई को गिरिबाला सिंह ने अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी, जो उन्हें तुरंत मिल गई। आगे भी जांच में सहयोग नहीं मिला। मोबाइल डिवाइस भी मुश्किल से सीज किए गए। दूसरी तरफ आरोपी पक्ष ने कहा कि वो किसी भी तरह का मीडिया ट्रायल नहीं चाहते। त्विषा के पति समर्थ इस समय पुलिस की गिरफ्त में हैं। सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत के खिलाफ त्विषा के परिवार की याचिका पर सुनवाई होना बाकी है।
अग्रिम जमानत का विरोध मध्य प्रदेश सरकार ने भी किया है। वहीं दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स की देखरेख में हुए दूसरे पोस्टमार्टम के बाद 24 मई को त्विषा का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। इस मामले में जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब अगली खबर की बारी। 25 मई को पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी हुई। 2 रुपए 61 पैसे से बढ़कर 2 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर। ये 10 दिन में चौथी बढ़ोतरी। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल के नए दाम 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर हैं। बाकी प्रमुख महानगरों के आंकड़े आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 15 मई से अब तक 4 किस्तों में पेट्रोल और डीजल करीब 8 रुपए प्रति लीटर तक महंगे हो चुके हैं। जब पहली बढ़ोतरी हुई थी तब कहा गया था कि ये अंतिम नहीं है। शॉक फैक्टर से बचने के लिए किस्तों में कीमतें बढ़ाई जाएंगी। ऐसा ही हो रहा है और ये सिलसिला जारी रह सकता है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस के मद्देनजर भारत में अभी तक सबसे कम बढ़ोतरी हुई है। ये भी कि पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रखने के चक्कर में अंडर रिकवरीज बढ़ रही थी, यानी तेल कंपनियां महंगे दामों पर तेल खरीद रही थीं और सस्ते दामों पर बेच रही थीं। इसकी वजह से उन्हें हर दिन 1000 से 1200 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा था। 25 मई को इसी संदर्भ में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बयान दिया। मुंबई में SIDBI प्रोग्राम में उन्होंने 3 F's की बात कही, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज। बोली कि अभी भारत पर इन तीनों ही फ्रंट्स पर दबाव पड़ रहा है। अगर सरकार अभी पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करती है तो सरकारी खजाने को करीब 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा और अभी लोगों को नहीं डराना चाहिए। हालांकि विपक्ष सरकार की दलीलों से संतुष्ट नहीं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को महंगाई मानव कहा। बोले कि पेट्रोल डीजल की कीमतें किस्तों में बढ़ाई जा रही हैं ताकि लोगों को महंगाई का झटका धीरे धीरे लगे। अन्य विपक्षी नेताओं ने भी केंद्र सरकार को घेरा। पूछा कि अगर ग्लोबल क्राइसिस था तो चुनावों से पहले कीमतें क्यों नहीं बढ़ी। लगातार हमें ये कहा गया था, हवाला दिया गया था कि जो ऑयल कंपनीज हैं उनका बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लगातार नुकसान हो रहा है। एक्साइज ड्यूटी काटने के बाद भी वो लोग सारा अब्जॉर्ब कर रहे हैं। पर आज की ही एक खबर आई है कि 42% मुनाफा, 42% मुनाफा इनके 4th क्वार्टर में इनको मिला है। तो जो उनका मुनाफा मिल रहा है, जो इतने समय से रशियन क्रूड ऑयल जो खरीद रहे थे, सस्ते में खरीद रहे थे, उसका कोई भी फायदा जनता को नहीं पहुंचाया गया। लगातार उस पर प्रॉफिट कमाया गया और अब जब जनता पे तब भार पड़ रहा है, महंगाई की मार पड़ रही है, शॉर्टेज चल रही है, तब जनता पे और ये भार डाला गया है। छोटे छोटे दाम बढ़ा के अब तक 8 रुपए तो पेट्रोल पे बढ़ा चुके हैं और इसका सिर्फ एक ही कारण है कि जहां से सस्ता तेल मिल सकता है, रूस से मिल सकता है, रूस हमारा मित्र रहा है, हम उससे नहीं खरीद पा रहे हैं। ईरान से मिल सकता है, सस्ता तेल मिल सकता है, हम उससे नहीं खरीद रहे हैं। हम महंगा तेल खरीद रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने मना कर रखा है। तो जिस तरीके से भारत ने खुद को ट्रंप और अमेरिका के सामने झुका दिया है, उसका जो प्राइस है वो देश का गरीब और देश की मिडिल क्लास को पे करना पड़ रहा है। आरोपों और प्रत्यारोपों से इतर आम लोगों के लिए इस बढ़ोतरी के गहरे मायने हैं। पेट्रोल डीजल के महंगे होने का मतलब है ट्रांसपोर्ट का महंगा होना। ट्रांसपोर्ट के महंगे होने का मतलब है सब्जी, दूध, फल सहित रोजमर्रा का सारा सामान महंगा होना। किसानों से लेकर छोटे बड़े बिजनेस और इकोनॉमी के हर पहलू पर असर। ऐसा पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, इसलिए सबकी नजरें मिडिल ईस्ट में चल रही लड़ाई पर हैं। अमेरिका और ईरान के बीच संभावित सीज फायर की चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है, लेकिन अभी किसी फाइनल डील की बात पक्की नहीं मानी जा रही। जिक्र अमेरिका का हुआ है तो एक और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत दौरे पर हैं। 25 मई को उन्होंने पाकिस्तान के संबंध में एक बयान दिया। बोले कि पाकिस्तान को लेकर भारत की चिंता क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर है, ईरान के साथ मीडिएशन में पाकिस्तान की भूमिका पर नहीं। रूबियो के इस बयान पर अभी तक भारतीय विदेश मंत्रालय का कोई रिएक्शन नहीं आया है। 25 मई को रूबियो आगरा पहुंचे, अपनी पत्नी जैनेट रूबियो के साथ ताजमहल देखा, तस्वीरें खिंचवाई और विजिटर बुक में लिखा, थैंक यू फॉर अलाउइंग अस टू विजिट वन ऑफ द लव ट्रेजर्स ऑफ द वर्ल्ड। उनके साथ भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर भी मौजूद रहे। इस खबर में इतना ही। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ।
अब चलते हैं उत्तराखंड, जहां मोहम्मद दीपक की जिम बंद होने की कगार पर। मोहम्मद दीपक वाला वीडियो वायरल हुए कई दिन बीत चुके हैं, इसलिए फिर से याद दिला देते हैं। 26 जनवरी को कोटद्वार से ये वीडियो वायरल हुआ था। कुछ लोग एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार से लड़ रहे थे। दुकान के नाम से बाबा शब्द हटाने की जोर जबरदस्ती कर रहे थे। दुकानदार करीब 70 साल के थे। इसी दौरान वहां पहुंचे दीपक कुमार। 38 साल के दीपक ने बुजुर्ग दुकानदार का पक्ष लिया और बीच बचाव करने लगे। तभी वहां मौजूद लोगों ने उनसे उनका नाम पूछा। दीपक ने जवाब दिया मोहम्मद दीपक। इसके बाद दीपक सोशल मीडिया पर मोहम्मद दीपक के नाम से वायरल हो गए। लेकिन यहीं से नया विवाद भी शुरू हो गया। 31 जनवरी को बजरंग दल से जुड़े कई लोग दीपक का विरोध करने पहुंचे। पुलिस ने काफी बीच बचाव भी किया, लेकिन मामला जोर पकड़ता रहा। असर दीपक की रोजी रोटी पर भी पड़ा। दीपक कोटद्वार में ही हल्क नाम का जिम चलाते हैं। घटना के बाद उनके जिम का बहिष्कार शुरू हो गया। उन्होंने हमारी रिपोर्टर ऐश्वर्या राज को बताया कि पहले जिम में करीब 150 लोग आते थे। बाइकॉट के बाद मेंबरशिप घटकर 15 रह गई। बाइकॉट की खबरें आने के बाद नई मुहिम चली मेंबरशिप लेने की। कानूनी पेशे से जुड़े लोग दीपक के सपोर्ट में आए। साल भर की मेंबरशिप खरीदी। राजनेताओं ने भी कारवा बढ़ाया। मसलन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने भी मेंबरशिप ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी दीपक से मुलाकात के दौरान मेंबरशिप लेने की बात कही। सपोर्ट के बाद हल्क जिम की मेंबरशिप में इजाफा हुआ। दीपक के मुताबिक उनकी जिम में करीब 70 लोग आने लगे। हालांकि अब खबर आ रही है कि दीपक को जिम वाली बिल्डिंग खाली करनी पड़ सकती है, क्योंकि दीपक को हर महीने जिम के लिए 40,000 रुपए किराया देना पड़ता है। घर बनाने के लिए भी उन्होंने लोन ले रखा है, जिसकी EMI उन्हें भरनी होती है। पिछले 4 महीनों से दीपक किराया नहीं दे पाए हैं। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, मैं किराया नहीं दे पा रहा हूं। हालांकि हर दिन करीब 70 लोगों के आने से चीजें ठीक होती दिख रही हैं, लेकिन ओनर ने इशारों में कहा है कि वो इसलिए जगह नहीं देना चाहता क्योंकि मैं मुसलमानों के साथ खड़ा हुआ था। दीपक ने यह भी बताया कि सोशल मीडिया पर चली सपोर्ट कैंपेन के दौरान जो पैसे आए उनका इस्तेमाल उन्होंने EMI और बच्चे की फीस भरने में किया, लेकिन किराया नियमित तौर पर नहीं दे पाए।